नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने रस और रस की विशेषता और रस कितने प्रकार के होते हैं वो सब देखा था। अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है छंद पर। छंद बहुत महत्वपूर्ण होता है पद्य साहित्य में। उसके बिना पद्य में मतलब कविता में आह्लाद नहीं आता, लय नहीं आता, सुर नहीं आता, ताल नहीं आता। तो एक लयबद्ध रचना के लिए छंदों की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम पहले समझ लें कि छंद है क्या। छंद ये जो शब्द है ये छठ धातु से निकला है, संस्कृत के छठ धातु से निकला है और इसका अर्थ है आह्लादित करना, आनंदित करना। कविता जो है वो मनुष्य को आह्लादित करती है, आनंद करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पद्य साहित्य में ही आपको छंद मिलेगा। वो कहा जाता है ना कि छंद युक्त रचना मतलब पद्य और छंद मुक्त रचना मतलब गद्य। तो छंद जिसमें है वही कविता है, वही पद्य साहित्य माना जाएगा, और जिसमें छंद नहीं है वह गद्य माना जाएगा। तो ये जो सारी धारणाएं थी, वस्तुतः अभी क्या हुआ है कि छंदों में कितने प्रकार के छंद होते थे, फिर उन छंदों में लिखना कठिन होता था परवर्ती काल के कवियों को। इसलिए उन्होंने छंद मुक्त रचनाएं शुरू कर दी और अब बहुत सारे कवि जो है आधुनिक काल में छंद युक्त रचना लिखने की संख्या कम हो गई, मात्रा कम हो गई, और अब छंद मुक्त रचना लिखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर भी छंदों का अध्ययन करना ये अपने आप में बहुत आनंदित बात होती है। वैसे उसके लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, बोर्ड रहता तो मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकता था। बहरहाल जो भी है, जैसी परिस्थिति है हम वहाँ से सीखते हैं। मैं आपको नोट्स भी दूंगा इसके साथ साथ, और फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो वीडियो और नोट्स सामने रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो छंद का अर्थ समझ गया। छंद क्या करता है? आह्लादित करता है। तो पद्य साहित्य में आह्लादित करने वाला जो भी अंग है उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। जिस प्रकार गद्य का नियामक जो है वो व्याकरण है ना, व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है गद्य के लिए, उसी तरह पद्य के लिए छंद यह नियामक है। वह ऐसा आप कह सकते हैं कि छंद पद्य का व्याकरण है। ठीक है। तो ये जो छंद है, ये छंद कविता में आनंद देने का काम करते हैं, आह्लाद देने का काम करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे जब उसके बढ़ेंगे कि ये जो छंद है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के मूलतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला छंद है मात्रिक छंद और दूसरा छंद है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद उस छंद को कहते हैं जिसमें पद जो है ना, पद में जो वाक्य होगा, कविता में जो पंक्तियों में जो वाक्य होगा, उस वाक्य की मात्राएं गिनी जाती है। अब ये मात्राएं क्या है? मात्राओं का अर्थ है कि उसमें आने वाली ह्रस्वता और दीर्घता। ह्रस्व जो होता है उसे कहते हैं ह्रस्व मात्रा, और जो दीर्घ अक्षर होता है, दीर्घ वर्ण होता है, उसे कहते हैं दीर्घ मात्रा। जैसे समझ लो इंद्र शब्द है ना, इंद्र, तो ई जो है ये भी दीर्घ मात्रा है, द्र है ये भी दीर्घ मात्रा है। लेकिन दीन शब्द है ना, ह्रस्व दी है और फिर न है, इसमें जो पहला दी है उसकी मात्रा एक है। मतलब ये दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। और न की मात्रा भी एक है। लेकिन अगर वो दी को दूसरा दी, दीर्घ दी अगर निकाला गया तो उसको दीर्घ मात्रा कहते हैं। और जो ह्रस्व की जो मात्रा होती है उसको एक अंक दिया जाता है, और दीर्घ की जो मात्रा होती है उसे 2 अंक दिए जाते हैं। आप समझ गए? जैसे अ है तो उसकी मात्रा क्या होगी? 1। वो क्या रहेगा? ह्रस्व। और ह्रस्व की जो मात्रा होती है वो अंग्रेजी के यू जैसे होती है ना, आधा चंद्र जैसे हम निकालते हैं ना, ऐसे आधा चंद्र जिसमें निकाला जाता है वो क्या होती है? ह्रस्व की मात्रा दिखाने के लिए। और दीर्घ की मात्रा कैसी होती है कि जैसे हम गणित में ऊने का जो चिन्ह होता है ना, माइनस का जो चिन्ह होता है, जैसे एक खड़ी लाइन, एक छोटी सी आड़ी लाइन, उसे कहते हैं दीर्घ।
जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कागज पर बताता हूं कि ये देखो, रस्व जो है उसकी रस्व की मात्रा ऐसे यू आएगी, यू। जैसे नयन घर में है, ऐसा वाक्य है, समझ लो। तो इसमें न जो है ना, न की रस्व मात्रा आएगी, य के भी रस्व मात्रा आएगी, न के भी रस्व मात्रा आएगी, घ की रस्व आएगी, र की रस्व आएगी। में है, इसकी दीर्घ मात्रा आएगी, इसको ऐसे हम दिखाएंगे। है में दीर्घ मात्रा आएगी, इसको ऐसे दिखाएंगे। और फिर इसकी मात्रा कैसे गिनेंगे? ये जो रस्व है इसको एक मात्रा, मतलब एक अंक उसको मिलेगा। पेन भी चल नहीं रहा। हाँ, तो ये जो न है ये रस्व है ना, इसकी रस्व की मात्रा होगी एक। यह है, आधा चंद्र हमने निकाला है, इसकी भी मात्रा होगी एक। ये न है, इसकी भी मात्रा होगी एक। घ की मात्रा, र की मात्रा एक होगी। में है, इसमें दीर्घ दिया है हमने, है ना, इस दीर्घ की मात्रा होगी दो। और है ये भी दीर्घ है, इसकी भी मात्रा होगी दो। तो कुल मिला के कितनी मात्रा हो जाएगी? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम क्या कहेंगे? 9 मात्रा वाला छंद। समझ गए आप? तो रस्व की मात्रा ऐसी होगी। देखिए, यह रस्व की मात्रा है और यह दीर्घ की मात्रा है। रस्व को 1 अंक दिया जाएगा, दीर्घ को 2 अंक दिया जाएगा। इसी तरह से जिनके पद के वाक्यों की मात्रा गिनी जाती है उसे कहते हैं मात्रिक छंद। और दूसरा है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में क्या होता है? वर्ण गिने जाते हैं। अब इसमें कैसे गिने जाएंगे? देखो, वर्ण गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें वर्ण कितने हैं? 7। वर्ण मतलब क्या? अक्षर। उस पंक्ति में कितने अक्षर है उसको अगर गिन लिया आपने तो वो क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। मात्रा में सिर्फ गिनना पड़ता है। क की मात्रा 1 होगी, का की मात्रा 2 होगी। पहले की मात्रा 1 होगी, दूसरे की मात्रा 2 होगी। इस तरह से रस्व और दीर्घ मात्रा इनको कहा जाता है और इसको इस तरह से गिनते हैं। ठीक है, ये जो मात्रिक छंद है, इस मात्रिक छंद को, मात्रिक जो छंद है इसके 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद। मूलतः क्या होता है? जो भी छंद होता है वो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। इस बात को ठीक से समझ लो। जो छंद जो होता है, कोई भी हो, मात्रिक हो या वार्णिक हो, वह छंद 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो सममात्रिक छंद, जो पहला छंद का प्रकार है सममात्रिक छंद, उसका अर्थ ये है कि जिसकी चारों पंक्तियों में समान मात्रा हो। पहली पंक्ति में भी समझ लो 16 है, दूसरी में भी 16 है, तीसरी में भी 16 है और चौथी में भी 16 है। 16 अंकों की मात्राओं की अगर कोई छंद है, चारों अंकों में लिखा गया, चारों पंक्तियों में 16 मात्रा है, या 12 14 16 जो भी आप पकड़ लो, तो वो जो मात्रा हो रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद उस छंद को कहते हैं जिस पद के मात्रा जो है, समझ लो पहली पंक्ति में 12 है, दूसरी पंक्ति में 13 है, तीसरी पंक्ति में 12 है, चौथी पंक्ति में 13 है, तो इसे हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अभी क्या हुआ है, कुछ साहित्यकारों ने 4 पंक्तियों को दो ही पंक्तियों में लिखने की प्रथा शुरू की है। जैसे समझ लो पहली पंक्ति 11 की है, उसको वो यति देते हैं। यति मतलब स्वल्प विराम, जहाँ पे स्वल्प विराम होता है उसे कहते हैं यति। तो जहाँ पे स्वल्प विराम दे देते हैं 11 की पहली पंक्ति को, और बाद में 13 मात्राओं वाला लिख देते हैं। जो निचली 2 नंबर की पंक्ति है वो एक ही पंक्ति में लिख देते हैं। इस तरह से 4 पंक्तियों वाला जो छंद है वो 2 ही पंक्तियों में लिखते हैं। ऐसी भी लिखने की प्रथा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। और फिर तीसरा है विषम मात्रिक छंद। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसकी पहली 2 लाइनें जो है वो समझ लो 12 13 मात्राओं की होगी, तो तीसरी चौथी पांचवी छठी ये जो होगी ये अलग होगी, है ना, 16 मात्रा की होंगी या 18 की होगी या अलग अलग जो भी होगी। तो मतलब क्या कि एक ही
पद में जैसे 4 मूलतः वाक्य होते हैं या 4 पंक्तियाँ होती है, उनमें से पहली 2 अलग और दूसरी 2 बिल्कुल अलग हो तो वो विषम मात्रिक है। और कुछ कुछ ऐसे छंद है जो 6 या 8 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं, तो उसकी पहली 2 पंक्तियाँ अलग है और नीचे की 4 पंक्तियाँ बिल्कुल अलग होती है, उसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। समझ गया? तो ये जो छंद है, इनमें हम मात्रिक छंद को अब हम देखेंगे कि मात्रिक छंद उस छंद को कहते हैं जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। मात्रा कैसी गिनते हैं मैंने आपको बता दिया है। ह्रस्व की मात्रा यू, अंग्रेजी के जो यू है या अर्धचंद्र के चिन्ह से दिखाते हैं, और दीर्घ की मात्रा आड़ी लाइन से दिखाते हैं। ह्रस्व की जो मात्रा है वो एक, उसके मार्क 1 होते हैं, उसका अंक 1 होता है, और दीर्घ की जो मात्रा होती है उसके अंक 2 होते हैं, और इस तरह से मात्राओं को गिना जाता है। समझ गए आपको? अब हम क्या करेंगे, है ना, मुझे थोड़ी खांसी आ रही, तो अगले वीडियो में हम लोग मात्रिक छंद जो कौन से हैं, हमें 5 मात्रिक छंद और 5 वार्णिक छंद पढ़ाई में है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को उदाहरण के साथ देखते हैं।